सोलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास 10th का सेट नंबर 1, सेट 2 और 3 वाले भी दे सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 सब में कुछ न कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन में से आपको 8 to 10 क्वेश्चंस कॉमन दिख जाएंगे, 10 से 12 भी दिख सकते हैं। तो चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। पेपर काफ़ी ईजी था, अगर जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की होगी उनको 20 में से 20 नंबर MCQ में मिल जाएंगे। सो देखिए, पहले का आंसर क्या बोला गया है, आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन क्या था, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्यूपाइड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे दे दिया है लिबरेशन ऑफ हीट। लिबरेशन ऑफ हीट से समझ जाओगे कि एक्सोथर्मिक है, और जिन्होंने एंडोथर्मिक किया होगा समझ लीजिए कि आप चूल्हे पर पानी में डूब मरिए। यहाँ पे दिया था लिबरेशन ऑफ हीट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। और यहाँ पे क्या होगा आपका पीएच क्या होगा, तो पीएच विल बी मोर देन 7 होगा, राइट। यहाँ पे आपका क्योंकि हीट लिबरेट हो रहा है और आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही यहाँ पे दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला ही रिएक्शन जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो यही होता है, ठीक ना। कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH2 ट्वाइस। Juice of tamarind turns blue litmus to red. It is because of the presence of an acid called tartaric acid होता है भैया, आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड नहीं होती है। Select the following process in which a combination reaction is involved। तो बर्निंग ऑफ कोल होगा आपका, सिंपल सा। आपको सेकंड पेज पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले बगल पे जिसमें आपको दिया था कि वाइट वॉशिंग वाला जो था कॉलम बनाया था, उसी के नीचे दिया था बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल। सेकंड रिएक्शन यही है। The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water, Al2O3 होगा आपका एनसीईआरटी एग्जांपल। फिर कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। FeSO4 प्लस CO2 नहीं, इसके पहले क्या हुआ होता है, CuSO4 प्लस Fe रहता है, तब यहाँ से रिएक्शन होकर इसमें जाता है। अब ये आगे डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही अपने आप को अरेंज कर चुका है। ये ज़्यादा ये ऊपर ये रहता है, ये नीचे रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भी आगे चल नहीं जाएगा क्योंकि MgSO4 प्लस Zn रहता है, इसके बाद ये बनता है ZnSO4 प्लस Mg। तो यहाँ पे भी फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। फर्दर रिएक्शन किस में होगा, इन्हीं दोनों में होगा, A एंड B। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड H2S रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि आपका जो H2S है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S, एंड SO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बट यहाँ दिया SO2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं भैया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, अकेला S हो जा रहा है, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। और H2S जो है यहाँ से आपका S निकल जा रहा है और उसमें O जुड़ रहा है, यानी कि ये रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं। तो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, SO2 इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी स्टडी वाली वीडियो बताया था, 20 मिनट की वीडियो बनी थी, मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आपको चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से देख लीजिए आ गया होमोलॉगस सीरीज वाला। इसके पहले भी मैंने आपको बता के रखा था, देख लो भैया, ये वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट वाली या डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस मैंने बता के रखा था, देख लो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आ भी गया। अभी अगर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं बताई थी वही आई हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख के पढ़ के गए होते तो आपको समझ लीजिए 20 में से 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं आराम से। 20 तो मान लो 15 मान लेता हूँ, 15 मार्क्स मिल जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे बी एंड सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसी में से बी और सी दिख रहा है हमको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड्स हमेशा पेयर में रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। 10, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम विल बी, बी वाला होगा। रिब्स लिफ्ट अप होती हैं एंड डायफ्राम फ्लैटन होता है, कर्व शेप, डोम शेप नहीं बनाता है। जब रिलैक्स होते हैं हम, ब्रीथ आउट करते हैं, तब ये डोम शेप बनता है, ठीक। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बड़ी होगा, है कि नहीं, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीफ्यूजन, और फिर यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन आपका नहीं होगा। 12th में अ क्रॉस made between two pea plants produces 50% tall and 50% short pea plants. The gene combination of the parental pea plants must be, ये आपके एनसीईआरटी का ये है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत है क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस दिया है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस सही होगा, आउटर सर्फेस ऑफ कॉर्निया होगा यहाँ पे। फिर डी वाला सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ए बी। डी वाला सही है क्योंकि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन तो है लेकिन इसमें सी दे दिया है बी की जगह, है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14,
फिर इससे ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इज 1/5 ओम, ईच कैन बी 1 ओम, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। जब पैरेलल में लगा रहेगा तो 1/r इक्वल टू 1 + 1 + 1 5 बार ऐड करेंगे 5 ओम आएगा। फिर जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू 1/5 ओम हो जाएगा। ईजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा ईजी था भैया, मतलब जितना स्टीपर द ग्राफ ऑफ स्लोप लेजर द रेजिस्टेंस, जितना स्टीप रहेगा ग्राफ उतना कम रेजिस्टेंस। तो R1 सबसे ज़्यादा स्टीप है ना, सबसे ज़्यादा स्लोप R1 का है, तो ये सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होगा। फिर R2 का होगा, फिर R3 का, मतलब R3 का सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा। अगर टेम्परेचर का पूछ दिया होता रिलेशन तब क्या करते भैया, रेजिस्टेंस की जगह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होगा, रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा इसका होगा और टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर the strength of the magnetic field produced by a current carrying solenoid does not depend upon the B direction of the current flowing through it। वो किस साइड से डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, रेडियस पे से डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन आ गया, तो पहले में ए एंड आर ट्रू हुआ तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर इज द ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो देख लीजिए यहाँ पे बच्चे इसको ढंग से पढ़ते नहीं है, तो मतलब कि क्वेश्चन तो सही पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, बट इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से वो गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रीड आउट कर दिया ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो, आपने अगर गलत किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने गलत किया है, अगर आपने सही किया तो आपको पता चल जाएगा आपने सही किया है। ये इसको रीड करना अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम आता है। तो अगर प्री बोर्ड में टीचर ने प्रैक्टिस करवाया होगा, प्री बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे तो आप अच्छे से कर लिए होंगे। बट यहाँ पे देख लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, सही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स और डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द डेरिवेटिव सीरीज, सही है। बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन इज द नॉट करेक्ट, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का असर्शन का, ठीक, तो आपका बी हो जाएगा। फिर ए ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सही है। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, सही है, क्योंकि मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है, तो बी वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बतानी है कि फीमेल के पास क्यों परफेक्ट पेयर होता है। यहाँ पे ये परफेक्ट पेयर की बात बताइए, रीजन जो होना चाहिए था परफेक्ट पेयर का होना चाहिए था, बट इसने बता दिया कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मेल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि वो गर्ल चाइल्ड होगा कि बॉय चाइल्ड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। असर्शन रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यहाँ पे मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, सही है। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आई सर्जन्स, सही है, यानी कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये वाला हो जाएगा। फिर असर्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग अ वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, गलत भैया, जब आप करंट इंक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगा ना, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये वाला फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स एक ही ऑप्शन में है, फॉल्स किस में है, डी वाले में, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा बिना आर को पढ़े हुए, ठीक ना, आपका टाइम बचेगा यहाँ पे। फिर सेक्शन बी में सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, सिर्फ MCQ में चला गया। आप मैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो इस तरह की आती रहेंगी। बी और सी वाला भी एक्सप्लेनेशन जल्दी लेके आऊँगा, ताकि आप मुझे सपोर्ट करते रहें। इस तरह के सोल्यूशन वीडियोस में लेके आऊँगा, सोशल साइंस का भी और मैथ्स का भी लेके आऊँगा। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश का लेके आया था, उसी तरह सबका सोल्यूशन वीडियोस आपको सही अप्रोप्रिएट वे में मिलती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद, सब्सक्राइब कर लीजिए।